कल तो क्लास हो नहीं पाई आपकी, पर आप लोगों का शायद एग्जाम में आ रहा है ना, 1 जुलाई को कुछ लोगों के, तो क्लास लेनी कंपलसरी थी आपकी, जरूरी थी ये वाली। किसी को दिक्कत तो नहीं अभी के टाइमिंग में? नहीं नहीं। सर। ओके बेटा। तो हम लोग एनर्जी पढ़ रहे थे ना, सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ रहे थे, राइट? सोर्सेज ऑफ एनर्जी में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? हम लोग बायोगैस पढ़ लिए थे, विंड एनर्जी पढ़ लिए थे, राइट? है ना? हाँ सर। ओके। तो अब हम लोगों को पढ़ना है ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले ये सवाल कि क्यों चाहिए ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी? जो ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उनसे काम क्यों नहीं चला सकते हम लोग? तो देखो भाई, सिर्फ एक बार रीडिंग लगा के एक बार बात समझा दूंगा। क्या बोल रहा है? विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी आर डिमांड फॉर एनर्जी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। हम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हमें एनर्जी की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है हमारी। अभी तो फिर भी इस पैंडेमिक के कारण थोड़े कम हो गई है, बट ओवरऑल द डिमांड इज ऑन द राइज। ठीक है, एनर्जी हमें ज़्यादा से ज़्यादा लगती है, हमें ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने होते हैं, हमें मोबाइल यूज़ करना होता है, हमें एसी चलाना होता है, हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, हमें मशीन्स की हर जगह ज़रूरत पड़ती है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा है, इंडस्ट्रीज में ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, और इन सबको चलाने के लिए हमें एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो रही है। हम मेनली तो अभी भी कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे डिपेंड कर रहे हैं, जैसे कि कोल हो गया, ऑयल हो गया, गैस हो गया, बट ये चीजें बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी, हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगी नियर फ्यूचर में, बहुत ही जल्दी, मतलब हो सका अगले 10-20 सालों में खत्म हो जाए। और अगर ऐसा हुआ तो हम कल को क्या करेंगे? इसलिए बहुत जरूरी है हमें नए अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी मिले और हम फॉसिल फ्यूल से के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी को खत्म करें। ठीक है। ऑल्सो इसका एक और फायदा क्या होगा, अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हमको कल को पोल्यूशन, अगर हम अच्छे सोर्सेज ऑफ एनर्जी देखते हैं जिससे पोल्यूशन ना हो, तो पोल्यूशन वाली प्रॉब्लम से भी हम बच सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। यस सर। तो अब नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है क्या क्या? तो क्या क्या है, मतलब कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल का मतलब हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को छोड़ के बाकी सब कुछ ही नॉन कन्वेंशनल में काउंट कर रहे हैं। तो क्या क्या है इसमें? हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, पानी वाली एनर्जी, बायोमास है, ये इन दोनों को हम पहले ही पढ़ चुके हैं, विंड ये भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा सोलर एनर्जी और एनर्जी फ्रॉम सी एंड जियोथर्मल एनर्जी, ये 3 एक्स्ट्रा हमें पढ़ना है। सोलर एनर्जी, समुद्र से मिलने वाली एनर्जी, मतलब टाइडल वाली एनर्जी, सी वेव की एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी, ठीक है, और जियोथर्मल एनर्जी, ये एक और दूसरे सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिनकी हमें जरूरत है, जिनका हम यूज कर सकते हैं कल को। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सोलर एनर्जी। ये सबसे डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होगा ना, क्योंकि हमारे जो भी एनर्जी हम यूज करते हैं सब के सब इनडायरेक्टली अर्थ पे कहाँ से पहुंचती हैं? सन से पहुंचती है ना? तो ये सबसे डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अ, अब हमारे इंडिया के लिए खास तौर से सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है हम काफी इक्वेटर के काफी पास में हैं, हम ट्रॉपिकल रीजन में हैं, हमें हमारे इंडिया में अच्छी सनलाइट मिलती है। अगर हम उस सनलाइट का सही से यूज करके सोलर एनर्जी में कन्वर्ट करें तो हम अपने मोस्ट ऑफ द एनर्जी के रिक्वायरमेंट सिर्फ सोलर एनर्जी से पूरी कर सकते हैं। ठीक है, हम सोलर एनर्जी का यूज करके क्या क्या कर सकते हैं? हम खाना पका सकते हैं सोलर कुकर्स का यूज करके। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं सोलर सेल्स का यूज करके। प्लांट्स ऑलरेडी सोलर एनर्जी का यूज करते हैं हमारे फूड को प्रोसेस करने में बाय प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। हम ट्रेडिशनली इसका यूज करते आए हैं कपड़े सुखाने के लिए और फूड ग्रेन्स को सुखाने के लिए। कपड़े तो सूखते हुए देखा होगा आप लोगों ने, कभी फूड ग्रेन सूखते हुए देखा है कि नहीं देखा? धूप में यस सर। हाँ यस सर सर। देखे यस हैं। सर। देखा है ना? आपका जितने भी, इवन यस सिर्फ सर। सिर्फ घरों में नहीं, इवन फैक्ट्रीज में जब दाल वाल बनती है, जब मान लो चने से दाल बन रही, चने दाल बन रही है, तो उसको पहले सुखाया जाता है धूप में।
ठीक है। तो ये सारे उन सब जगहों के लिए भी हम सोलर एनर्जी ऑलरेडी यूज करते हैं। ये तो हम ऑलरेडी ट्रेडिशनली बचपन से मतलब शुरुआत से यूज कर ही रहे हैं। और सोलर एनर्जी का इनडायरेक्ट यूज कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग? जब जब रिवर से एनर्जी ले रहे थे, जब वाटरफॉल से एनर्जी ले रहे थे, वो इनडायरेक्टली सोलर एनर्जी थी। जब हम हवा से एनर्जी लेने की कोशिश करते हैं, मतलब विंड एनर्जी का जब यूज कर रहे होते हैं, तो वो भी कहाँ से आ रही है? इनडायरेक्टली सोलर एनर्जी से आ रही है। पता है ना? ही तो कि एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि सर विंड समझ एनर्जी इनडायरेक्टली सन से ही आ रही है। हम्म। हाँ सर, लैंड ब्रिज और सी एक ब्रिज के हाँ, कारण ना। एक तरफ गर्म हो जाएगा, एक तरफ ठंडा हो जाएगा। समुद्र, सॉरी ऐसे नहीं, क्या होगा? सोलर, हाँ सही बात है। विंड कैसे होगा? एक तरफ गर्म हो जाएगा, तो ठंडा हो जाएगा। जहाँ गर्म हो जाएगा वहाँ प्रेशर घट जाएगा, जहाँ ठंडा होगा वहाँ प्रेशर ज्यादा होगा। तो एयर जो विंड जो है वो हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ ब्लो करेगी। यही हमारी विंड एनर्जी होती है ना? स्टॉर्म्स, रेन, हाँ स्नोफॉल, सर। सी वेव्स, ये सब की सब इनडायरेक्टली कहा क्या है? सोलर एनर्जी ही है। ठीक है। अगर हम सोलर एनर्जी को डायरेक्टली यूज करना चाहें, तो उसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं। कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। मैं पहले लिमिटेशंस बताऊंगा, फिर एडवांटेजेस पे आएंगे। सबसे पहला लिमिटेशन तो ये है कि जब तक प्रॉपर सनलाइट नहीं होगी, तब तक हम सोलर एनर्जी का यूज नहीं कर पाएंगे। दूसरा, सोलर एनर्जी के जो को यूज करने के लिए जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, थोड़े महंगे आते हैं। जैसे सोलर वाटर हीटर जो है काफी महंगा आता है। इनिशियल कॉस्ट महंगी ज्यादा होती है, बाद में उससे पानी अपने आप गर्म होता रहता है, आपके बिजली का बिल नहीं आता। बट इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा लगती है। ठीक है। कभी किसी ने देखा है सोलर वाटर हीटर? हाँ सर। किसी के घर में है क्या आप में से? नहीं है? कोई बात नहीं, एक काम करना, जब कोरोना वोरोना खत्म हो जाए तो एक बार अनिल सर के घर जाना, उनके घर के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, उनके घर के छत पे लगा हुआ है। जब अगर आप उसको देखोगे तो उसमें बहुत कुछ सिखाने के लिए भी है मेरे पास। ठीक है, सच में आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मजाक नहीं है। चलो, वैसे अनिल सर से परमिशन लेना, मेरे बोलने से कुछ नहीं होता। हाँ। तो अ, जो इसका जो इक्विपमेंट के कॉस्ट होते हैं सोलर एनर्जी के लिए, वो ज्यादा होते हैं। इवन सोलर सेल्स भी थोड़े महंगे आते हैं इनिशियली, एक बार में काफी खर्चा हो जाता है। ठीक है। और क्या प्रॉब्लम है सोलर एनर्जी डायरेक्ट यूज करने में? सिर्फ दिन में मिलती है, रात को नहीं मिलती, है ना? यस सर। अगर बादल बहुत ज्यादा हो जाए तो नहीं मिलती, हाँ सर। है ना? दूसरी बात, विंटर्स में कम मिलती है, समर्स में ज्यादा मिलती है ना? अब मान लो आप वाटर हीटर की तरह इसको यूज कर रहे हो, सोलर हीटर को पानी गर्म करने के लिए यूज कर रहे हो, तो आप मुझे बताइए, पानी गर्म पानी की जरूरत ज्यादा कब पड़ती है, सर्दी में कि गर्मी में? सर्दी सर में। सर्दी में नहाने का काम आता है ना गर्म पानी। हाँ सर। अब सर्दी में क्या है, सन से एनर्जी हमें कम मिलती है, तो पानी कम गर्म होता है, तो प्रॉब्लमेटिक हो गया ना, है ना? हाँ सर। हाँ सर। हम्म। बट हाँ फिर सर। भी सफिशिएंट पानी सफिशिएंट गर्म हो जाता है आपके डे टू डे पर्पस के लिए, इसलिए वो यूजफुल है। ठीक है, लोग इस वजह से नहीं लगाते, इस आर्गुमेंट को यूज करके नहीं लगा यूज करते हैं, नहीं लगाते अपने घरों में। मैंने भी यही बात अनिल सर से कही थी, पर अनिल सर ने फिर भी लगवा लिया, और जब बाद में यूज करके बताया कि नहीं भाई, सर्दियों में भी काम करता है। ठीक है। अब सोलर एनर्जी का एडवांटेज क्या है? सबसे पहला एबंडेंस है, भाई ये बहुत है, अपन खत्म नहीं कर पाएंगे, है ना? मिलियंस ऑफ ईयर तक चलेगा, हम लोग खत्म ना कर पाएंगे। दूसरा, सनलाइट के लिए खर्चा नहीं होता, है ना? वो फ्री है। ठीक है, इससे कोई पोल्यूशन नहीं यस सर। होता। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसेसिबिलिटी ऑफ सोलर पावर इन रिमोट लोकेशन। देखो, अब तो क्या है कि इंडिया में काफी ज्यादा नेटवर्क्स हो गए हैं इलेक्ट्रिसिटी के, मोस्ट ऑफ द विलेजेस भी कवर हो गए हैं। सब कुछ अभी भी कवर नहीं हुआ है। इनफैक्ट जब गवर्नमेंट बोलती है कि सारे विलेजेस कवर हो गए हैं, तो इट मीन्स कि सारे विलेजेस में कम से कम एक जगह पे बिजली पहुंच गई है। जनरली वो क्या होता है, सरकारी स्कूल जो होती है या जो पोस्ट ऑफिस होता है, वहाँ एक जगह बिजली पहुंचा देते हैं और बोलते हैं कि पूरे हमने गांव में बिजली पहुंचा दी। बट फिर भी कम से कम एक जगह तो पहुंची इलेक्ट्रिसिटी, वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब फॉर इंडिया जो पिछले कुछ सालों में हुआ है डेवलपमेंट,
तो accessibility ऑफ सोलर पावर इन रिमोट लोकेशन क्यों बता रहा था मैं? क्योंकि जब बिजली गांव में नहीं पहुंची थी, जब इलेक्ट्रिक पोल्स नहीं गड़े थे, जब इलेक्ट्रिक वायर्स नहीं बिछे थे, उस वक्त भी हमारे विलेजेस में कई लोग सोलर पावर सेल अपने छत के ऊपर लगा के घर में बिजली यूज कर रहे थे। ठीक है, तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि इसके लिए ये आप कहीं पर भी स्मॉल स्केल पे इसका प्रोडक्शन कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि एक जगह आप डैम बनाओ वहीं पे प्रोडक्शन करो, या एक जगह पे आप बड़ा सा थर्मल पावर प्लांट लगाओ वहीं पे बिजली प्रोड्यूस करो। कहीं पे भी स्मॉल स्केल पे भी इसका प्रोडक्शन हो सकता है। रिमोट लोकेशन में भी ये अवेलेबल है, एसेसिबल है। ठीक है, एक और बहुत ज्यादा मेंटेनेंस नहीं खोजता। ये बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए कि सोलर सेल की बार बार मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती, तो लोग अपनी छतों पे नहीं लगा पाते। कौन मेंटेन करेगा, है ना? पर होता क्या है, आपने एक बार लगा लिया, ठीक है, 15 दिन 20 दिन में एक बार साफ कर दो, बिजली बनती रहेगी। उस पर धूल की लेयर नहीं जमनी चाहिए। अदरवाइज मतलब उस पर अगर डस्ट जम गया तो क्या होगा, सही से सोलर एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो पाएगी इलेक्ट्रिसिटी में। इसलिए सोलर सेल का इसलिए सोलर सेल का अ, इसलिए बहुत जरूरी है कि सोलर सेल का मेंटेनेंस जो है वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक ना हो। और ऐसा होता है, इसलिए इसका फायदा भी है, एडवांटेज भी है। ठीक है, सर हाँ बेटा। सर फोटोवोल्टाइक एरे क्या है? हाँ, फोटो फोटोवोल्टाइक एरे, एक सेकंड आराम से बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। वोल्टाइक एरे। फोटो सर वोल्टाइक सेल। सर हाँ, प्रीवियस पेज में लिखा हुआ है सर, क्या लिखा हुआ है? एरे, एरे, ए ए आर आर ए वाई। फोटो कहाँ लिखा भाई? सब 5th पॉइंट पे। 5th पॉइंट पे, ओके, देख लेते हैं। सर वन से फिफ्थ फोटोवोल्टेक, पहला अच्छा लाइन पे यार, वंस अ सुनो फोटो सुनो सुनो, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स जो होते हैं ना, उसी को फोटोवोल्टिक। देखो, एक सेल से काम नहीं होगा। आपने आपने पढ़ा था ना अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, है ना? हम्म, अब क्या होता है, फोटोवोल्टाइक सेल जो है उसको हम लोग एक एरे में अरेंज करते हैं, जिससे उसके कॉम्बिनेशन से हम लोग बैटरी बनाते हैं। उसी को कहते हैं फोटोवोल्टाइक एरे। ठीक है, फोटोवोल्टाइक सेल्स का एरे। एरे मतलब कॉम्बिनेशन। ठीक है बेटा? हम्म, ठीक है सर, यस सर, एक बार ठीक लगा है दिया, सालों साल चलता रहता है। ठीक है, डेकेड तक लास्ट करता है। सर। चलो अगली सर चीज देखते हैं। बोलते हैं कि जो सोलर सेल्स होते हैं वो सिल्वर मेटल से बाइंड होता है, क्या ये सही है? क्या बोल रहे हो बेटा? बेटा वापस बोलो। सर बोलते हैं कि सोलर पैनल का जो सोलर सेल्स होता है वो एक साथ सिल्वर मेटल के थ्रू कंबाइन होता है, तो क्या ये सही है? एक, या वो एक, क्या बोले, वो एक? सर जो सिल्वर पैनल सोलर पैनल होता है उसमें जो सिल्वर सोलर सेल्स होता है वो सिल्वर मेटल से कंबाइन रहता है, क्या ये उसमें सही सिल्वर है? का यूज होता है बेटा। ठीक है, थोड़ा बहुत यूज होता है सिल्वर का उसमें। ठीक है, अच्छा। ओके। सो नेक्स्ट थिंग इज सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट बहुत जरूरी चीज है। सोलर कांस्टेंट इज द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी इंसिडेंट नॉर्मली पर सेकंड ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ अर्थ, ऑफ नियर अर्थ स्पेस एट एन एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। क्या कहना चाहता है ये जो अंग्रेजी लिखा है ना, वो अंग्रेजी तो आप लोगों को कभी जीवन में समझ नहीं आएगी। मतलब जीवन में समझ में आएगी, अभी समझ नहीं आएगी। एडमिट ऑल, कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं बार बार, पता नहीं क्यों। हम्म, देखो भाई, मान लेते हैं इधर अपना सन है, यहाँ अपना अर्थ है। ठीक है, सन से सनलाइट हमारे अर्थ तक आ रही है,
ठीक है, मान लेते हैं हम यहाँ खड़े हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं अपने अर्थ के सरफेस पे एक एरिया बनाऊंगा तो वो ऐसा बनेगा ना। समझ में आ रही बात? यस सर। हमें ऐसा एरिया नहीं बनाना, हमें क्या बनाना है, ऐसा एरिया लेना है जो कि इस सनलाइट के नॉर्मल हो। ठीक है, समझ में आया? अगर इसका एरिया ए है, अगर इसका एरिया ए है और इस पे टी टाइम में क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट होती है, ठीक है, टाइम लेट्स से टी है, क्यू आपकी एनर्जी है, तो आपका जो सोलर कांस्टेंट है दैट इज गिवन बाय एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम on an area normal to the direction of sunlight near Earth's surface at an average distance between Earth and Sun. ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फिर समझाइए ना सर, करेगा फिर से। हाँ, बता रहे हैं। सोलर कांस्टेंट क्या होता है, यूं समझ लो, सनलाइट जिस भी डायरेक्शन से आ रही है उसके परपेंडिकुलर मैंने एक एरिया रख दिया, ठीक है, तो उस एरिया पे कुछ एनर्जी इंसिडेंट होगी कि नहीं होगी? होगी, सनलाइट इंसिडेंट होगी तो एनर्जी इंसिडेंट होगी। यस सर। दैट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज सोलर कांस्टेंट। कंडीशन क्या है, एरिया जो है आपके सनलाइट के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है, ये पहली कंडीशन। दूसरा, जो एरिया है वो अर्थ के सरफेस पे होना चाहिए या फिर अर्थ का और सन का जो एवरेज डिस्टेंस है सन से उतने डिस्टेंस पे होना चाहिए। ऐसा समझ लो, मान लेते हैं कि ये अपना सन है, ठीक है, सन से रे चारों तरफ निकली, ठीक है, सन से सनलाइट चारों तरफ निकली, एनर्जी चारों तरफ निकली। अब अगर मैं सन से आर डिस्टेंस पे चला जाऊं, कितने डिस्टेंस पे चला जाऊं, आर डिस्टेंस पे, और यहां जाकर अगर मैं एक स्फीयर कंसीडर करूं, तो सनलाइट, मान लेते हैं सन जो एनर्जी दे रहा है वो, सन जो पावर, जिस पावर से एनर्जी दे रहा है दैट पावर इज इक्वल टू एनर्जी प्रोवाइडेड बाय सन पर यूनिट टाइम, है ना। समझ में आई बात? है ना। हाँ यस सर। यस अब सर। ये एनर्जी जो है आर डिस्टेंस पे जाके इस स्फीयर में स्प्रेड हो जाएगी, यस सर। स्प्रेड हो जाएगी इस पूरे स्फीयर में। तो इस स्फीयर के लिए अगर मैं बोलूं एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो कितना हो जाएगा, Q अपॉन टाइम, एनर्जी तो Q हो गया, अपॉन टाइम इंटू एरिया कितना हो जाएगा, 4πr² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये स्फीयर है ना, स्फीयर के ऊपर जाके गिर रहा है ना ये एनर्जी। हाँ या ना। यस सर। सन को चारों तरफ यस से सर। घेरा हुआ स्फीयर कंसिडर किया मैंने, ये आर रेडियस का, ठीक है, तो ये जो एनर्जी है सन के चारों तरफ जाके इस स्फीयर पे गिरेगी, तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इस स्फीयर के लिए क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन टाइम, क्यू अपॉन टाइम तो हो गया, और एरिया कितना है 4πr²। मतलब जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे ये एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि आर बढ़ रहा है। यस सर। आर को इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम डिक्रीज होता जाएगा। तो सोलर कांस्टेंट क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है एट ए वैल्यू ऑफ आर विच इज एवरेज डिस्टेंस ऑफ बिटवीन सन एंड अर्थ। समझ में आया? हाँ सर। बेसिकली ऐसे समझ लो, सर थोड़ी देर के लिए मान लो, एक सेकंड बेटा, थोड़ी देर के लिए मान लो कि अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है, मुझे मालूम है ऐसा होता नहीं, बट थोड़ी देर के लिए मान लो, ठीक है। तो अगर अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है और वो डिस्टेंस को मैं एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ बोल दूं, तो मैं सोलर कांस्टेंट को ऐसे डिफाइन कर सकता हूं कि सोलर कांस्टेंट इज एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट नॉर्मल एरिया पर यूनिट टाइम
on a surface on earth, ठीक है, या सोलर एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ऑन अ सरफेस ऑन अर्थ, नॉर्मल एरिया पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। नॉर्मल एरिया बहुत जरूरी है, मतलब मैंने आपको बताया ना, अगर सन इधर है तो आप एरिया टेढ़ा नहीं लोगे, एरिया आप टेढ़ा नहीं लोगे, आप एरिया ऐसा नहीं लोगे, एरिया कैसे लोगे, वो एरिया लोगे जो कि सनलाइट के परपेंडिकुलर, ठीक है, समझ में आया। Yes, sir. अब Yes, कोई डाउट sir. पूछ रहा था, कोई डाउट पूछ रहा था, Sir, इसका यूज क्या? इसका यूज क्या है, अरे ऐसी बात कर रहे हो, आपके सोलर पैनल पे कितनी एनर्जी गिरी, आपको ये तो पता होना चाहिए, तभी तो बता पाओगे इतनी एनर्जी बनेगी। हाँ सर। आपका सोलर पैनल पे कितना एनर्जी गिर रहा है कैसे निकालोगे, सोलर कांस्टेंट इनटू एरिया ऑफ सोलर पैनल, यस सर। है ना। यस सर। Yes, sir. इसलिए सोलर कांस्टेंट बहुत जरूरी नंबर है, ठीक है। इसकी वैल्यू अपन को याद होनी चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सोलर कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, यहाँ लिखा होगा। सर ये फिक्स होता है? क्या सर ये फिक्स? नाम क्या बेटा, नाम क्या है, सोलर सर कांस्टेंट है अभी ना, सोलर कांस्टेंट नाम है ना, तो कांस्टेंट ही होगा ना। अब सोचो, देखो सन से जो एनर्जी पर यूनिट टाइम निकल रही है वो तो कांस्टेंट है, क्यू बाई टी तो कांस्टेंट है, हाँ या ना। यस सर। हमने आर भी कांस्टेंट कर दिया, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, है ना। यस सर। तो इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट आएगी ना, यस सर। हाँ। तो सोलर कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है कितना 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। यस सर। ठीक है ओके, सर। अब सोलर एनर्जी के डिवाइसेस क्या क्या होते हैं भाई, एक है सोलर कुकर, ठीक है। सोलर कुकर क्या होता है, देखो एक काले डब्बे में एक काला कंटेनर हमने रख दिया जिसके अंदर खाना रख दिया, ठीक है। सनलाइट इसके ऊपर डायरेक्ट आएगी, इससे रिफ्लेक्ट होकर जो सनलाइट, अगर कुछ सनलाइट इससे रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकलने जाएगी तो वो डब्बे से बाहर नहीं जा पाएगी, वापस अंदर आ जाएगी, डब्बे का जो अंदर वाला सरफेस है वो भी रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है, समझ में आया। तो आसपास से एनर्जी जो इधर भी गई वो घूम फिर के इसी पे गिरी, प्लस ऊपर एक और रिफ्लेक्टर लगा दिया, ठीक है, तो इससे भी सनलाइट टकरा के इसी पे आके गिरा। तो बेसिकली ये जो कंटेनर है क्या होगा, सर इस पे सारा एनर्जी आके तो ये ट्रैप हो कंटेनर गर्म जाएगा। होगा, इसके अंदर खाना पक जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है बट खाना पक जाता है, ठीक है। सर सब खाना तो नहीं पकेगा? सब खाना नहीं पकता है बेटा, लेकिन कुछ तो पकता है, और ये चीज होती भी हाँ। सस्ती है, ये बहुत महंगा भी नहीं होता, गैस भी खर्च नहीं होती, लकड़ी भी नहीं जलानी पड़ती, इलेक्ट्रिसिटी भी खर्च नहीं होती, है ना। क्यों, हाँ। क्योंकि सोलर एनर्जी तो फ्री है, इसलिए इसका यूज कर सकते हैं खासतौर से गर्मी के मौसम में, ठीक है। सोलर कुकर इज ए गुड डिवाइस, बट थोड़ा सा क्या है ना कि मेहनत करनी पड़ती है, छत के ऊपर जाके खाना बनाना पड़ता है या घर के बाहर जाके खाना बनाना पड़ता है, ठीक है। और उसमें भी मतलब इतने टाइम, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं इसको यूज करने में, बट अदरवाइज अगर कोई एनर्जी बचाना चाहता है तो इट्स अ गुड डिवाइस, ठीक है। ठीक है सर। अब इसमें हम थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट ऐसे कर सकते हैं कि हम ये जो मिरर था वहां पे मिरर को की जगह कर्व्ड मिरर यूज करें, मिरर की जगह क्या यूज करें, कॉनकेव मिरर। कर्व्ड मिरर यूज करें, कनकेव मिरर यूज करें। कनकेव मिरर क्या करेगा, सोलर एनर्जी को एक जगह कंसंट्रेट कर देगा आपके पॉट के ऊपर, ठीक है, समझ में आई बात। क्या होगा, सोलर एनर्जी यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर आया, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फिर से सोलर पॉट पे गया, तो पॉट जल्दी गर्म होगा, खाना थोड़ा सा जल्दी पकेगा, ठीक है। यस सर। इसमें दो दो मिरर्स यूज करते हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, देख रहे हो, प्राइमरी रिफ्लेक्टर सेकेंडरी रिफ्लेक्टर। जो पॉट छोटा सा है
और इतने सारे एरिया की एनर्जी हम लोग इसके ऊपर डाल दे रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है सर। नहीं सर। नो सर। ओके, तो अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? नो पोल्यूशन, zero cost, almost zero cost. In a solar cooker, food is cooked at a low temperature, therefore vitamins contained in the food are not destroyed. समझ में आया? खाना अगर बहुत ज्यादा गर्म टेम्परेचर पे बनाते हो ना तो इट्स नॉट हेल्दी। खाने को कम आंच पे पकाना चाहिए। यहाँ से अगर और कुछ नहीं सीखो तो कम से कम ये सीखो कि अपने किचन में भी जो खाना पकाओगे तो कम आंच पे पकाना चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या होता है, फूड में न्यूट्रिशन ज्यादा होता है। अगला, इन ए सोलर कुकर 2 or 3 डिशेस कैन बी कुक्ड एट द सेम टाइम। समझ में आया कैसे होगा ये? यस सर। एक से ज्यादा पॉट रख दो कुकर के अंदर, है ना? ठीक है, तो इसके कुछ नुकसान है तो कुछ फायदे। नुकसान ये है कि यार जब जिस दिन धूप आएगी उस दिन खाना बनेगा, जिस दिन बादल हो जाएगा उस दिन खाना नहीं बनाएंगे क्या? बट कुछ फायदे भी हैं। लिमिटेशंस क्या है? रात में यूज नहीं कर सकते, क्लाउडी डेज में नहीं कर सकते, खाना पकने टाइम ज्यादा लगता है, और ये जो रिफ्लेक्टर है इसका डायरेक्शन एडजस्ट करना पड़ेगा सो दैट लाइट सही जगह पे जाके कंसंट्रेट हो, है ना? और दूसरा ये क्योंकि बक्से की तरह होता है, इस पे आप रोटी नहीं पका सकते, फ्राई नहीं कर सकते, है ना? रोटी पकाना और फ्राई करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इसमें। ये सब थोड़ी दिक्कतें भी है, बट फिर भी जो, हाँ लेकिन ये जो कंसंट्रेटेड टाइप है इसमें बना भी सकते हो, बट ठीक है, वो भी थोड़ा सा कन्वीनियंट तो नहीं होता, बट यूज किया जा सकता है। दूसरा डिवाइस जो हम यूज कर सकते हैं सन की एनर्जी यूज करने के लिए, उसका नाम क्या है? सोलर सेल। अब सोलर सेल क्या होता है ना, उसकी एग्जैक्ट थ्योरी में आपको नहीं समझा सकता। आपकी इस बुक में जो दे रखा है वो भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर शर्मिला वेटिंग रूम में। ओके, हम क्या कह रहे थे? सोलर सेल जो है, सोलर सेल डिवाइस, हाँ, सोलर सेल की जो जो वर्किंग है वो आप अभी नहीं समझ सकते, उसमें काफी कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं। इतना पता होना चाहिए कि ये सिलिकॉन से बनता है, ठीक है, सिलिकॉन बेस्ड होता है। इसमें आपके दो तरीके के लेयर होते हैं, एक पी टाइप एक एन टाइप, और कुछ तो होता है कि लाइट गिरती है तो करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। कुछ तो होता है सही काम चलाना पड़ेगा, ज्यादा डिटेल में आप नहीं जा सकते। डिटेल में ये पहले क्लास 12 में इसके सिलेबस में था, अब क्लास 12 के सिलेबस से भी इसको हटाने की बात हो रही है, ठीक है। इस चैप्टर में आधा चैप्टर तो आप पहले ही हटा चुके हैं, अब सोलर सेल भी शायद हटा देंगे क्लास 12 से, ऐसी बात चल रही है, ठीक है। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। क्लास सर 12 ये का क्लास 10 क्लास के 12 लिए। का एब्सोल्युटली लास्ट चैप्टर है, समझ रहे हो? क्लास 12 का एकदम लास्ट वाला चैप्टर है ये। मतलब बाकी सब कुछ पढ़ लोगे 11 12 का, उसके बाद ही समझ में आएगा, ठीक है। सर ये बुक क्लास 10 का ही है। ये बुक क्लास 10th की है, हाँ, ठीक है। तो इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अब इन सोलर सेल्स को हम लोग, काफी सारे सोलर सेल्स को एक साथ लगा के क्या बना लेते हैं? सोलर पैनल बना लेते हैं। इसी को आप एरे भी कह सकते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? क्या होता है, एक सोलर सेल से बहुत सारी एनर्जी नहीं बन पाती, तो ज्यादा एनर्जी के लिए हम ज्यादा सोलर सेल्स यूज करते हैं। सबको एक साथ अरेंज करने में क्या बोलते हैं? उसको सोलर पैनल कहते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? हाँ सर। यस अब सर। इसके यूजेस क्या हैं? डोमेस्टिक लाइटिंग में यूज कर सकते हो, टीवी के लिए यूज करते हैं। सबसे ज्यादा सोलर सेल का अगर कहीं यूज हुआ है गाँव में, तो पता है किस चीज के लिए यूज हुआ है? टीवी चलाने के लिए। समझ में आया? बाकी सारा काम, अगर लाइट जलाने के लिए तो दिया जला लेते हैं, टीवी कैसे चलाएंगे? टीवी चलाने के लिए क्या लगाते थे लोग? सोलर पैनल लगाते थे अपने घर के छत पे। और जिसके घर के छत पे लगाते थे ना सोलर पैनल, रात को उसके यहाँ मंडली बैठा करते थे, अड़ोसी पड़ोसी सब आके बैठ के उसके यहाँ टीवी देखा करते थे, ठीक है। चलो, इसका यूज वाटर पंप के लिए कर सकते हैं। हाँ, जो सैटेलाइट्स हैं उसमें बिजली कैसे भेजोगे? हम यहाँ से सैटेलाइट में
या जो मंगलयान है, मान लो मंगलयान पे हम लोग अर्थ से वायर कनेक्ट करके तो बिजली भेज नहीं सकते, कि भेज सकते हो? भेज नो सकते हो क्या? सर। नहीं भेज नहीं सकते। भेज सकते। दूसरा उपाय है कि बैटरी बैटरी भेज दो साथ में। तो यार बैटरी का क्या है ना कि बैटरी तो खत्म हो जाएगी, या बैटरी बहुत भारी भी होती है ना? तो उपाय क्या हाँ बचता है? सर। उपाय बचता है सोलर सोलर सेल भेजो। ठीक है, सोलर सेल भेजो, क्योंकि सनलाइट तो आपको मंगल पर भी मिल रही है ना? हाँ सर। तो वहां पे हम लोग सोलर सेल के साथ भेज दिए अपना मंगलयान। अब वो काम कर रहा है। ठीक है, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन में बहुत सारे यूज होता है आजकल। सोलर कार भी लोग बना रहे हैं, है ना? ट्रैफिक सिग्नल के लिए यूज कर रहे हैं। हमारे आपने कैलकुलेटर देखा होगा, कैलकुलेटर में कभी बैटरी भरी है आपने? बैटरी नो लगाई सर। कभी कैलकुलेटर में? हाँ सर। लगाई है? मैंने जब भी कोई Yes. कैलकुलेटर यूज किया वो बैटरी से चलती नहीं थी, हमेशा उसमें सोलर पैनल लगा होता था। वो वो इतना उसमें एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं है। जो हम घर में जब बल्ब जलाते हैं ना, उस एनर्जी से भी काम कर जाता है आपका कैलकुलेटर। ठीक है, छोटा सा सोलर पैनल लगा होता है उससे, या सोलर सेल लगा होता है उससे। ठीक है, घड़ी में यूज करते हैं, टॉयज में यूज करते हैं। ठीक है, इसका एडवांटेजेस क्या है? इसके पास कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते, इससे इलेक्ट्रिसिटी रिमोट एरियाज में भी पहुंच सकती है। ठीक है, कोई खास मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती, लाइट को फोकस करने की भी कोई खास जरूरत नहीं होती, देर इज नो पोल्यूशन, पोल्यूशन भी नहीं होता। मतलब पोल्यूशन नहीं होने का मतलब समझो, एयर पोल्यूशन तो नहीं होता है, सोलर पोल्यूशन, सॉरी, नॉइज पोल्यूशन तक नहीं होता। ये जब लिख रहा है ना देर इज नो नॉइज और एनी टाइप ऑफ पोल्यूशन, मतलब बाकी तो छोड़ो, नॉइज पोल्यूशन तक नहीं होता इसमें। बाकी अदरवाइज जितने भी तरीके हैं हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बनाने के, सब में कम से कम नॉइज पोल्यूशन तो होता ही होता है, इसमें वो भी नहीं होता। लेकिन इसके लिमिटेशंस क्या क्या है? यार सिलिकॉन जो चाहिए ना वो लिमिटेड है। दूसरा, जब इस सोलर सेल खराब हो जाएगा तब उस सिलिकॉन का क्या करोगे? उसको फेंकना पड़ेगा, तब कचरा होगा। पोल्यूशन नहीं भी होगा तो कचरा तो जरूर होगा। तीसरा, इसकी एफिशिएंसी बहुत कम है। ठीक है, 25% भी एनर्जी भी सही से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट नहीं होती। चौथा, इसको बनाना थोड़ा महंगा है, इसलिए इनिशियली कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा लग जाती है। इसको बनाने के लिए सिल्वर तक का यूज हो जाता है, इंटरकनेक्शन करने के लिए, दो चीज़ों को जोड़ने के लिए। वायर की जगह इसके अंदर क्या यूज होता है? सिल्वर यूज होता है। वायर में क्या यूज होता है? सिल्वर का वायर बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज एनर्जी फ्रॉम द सी। मेनली तीन तरीके की होती है, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी और ओशियनिक थर्मल एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी, टाइड से आप लोग क्या समझते हो, पहले ये बताओ मेरे को। टाइड से आप लोग समझते क्या हो? व्हेन आई से टाइड, आपको क्या लगता है? सर waves, हम्म? sir, continuous fall and rise of water. सी लेवल में चेंज होना। एक सेकंड, एक बार में एक आदमी बोलेगा शांत। सर दिन में 2 बार सब आता लोग, है। हाँ बेटा, जवाब देगा इसका रैंडमली किसको सिलेक्ट कर ले। चलो ठीक है, मैंने पूछा क्या था, मैं यही भूल गया। हाँ, टाइड से आप लोग समझते क्या? कोई बात नहीं, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को टाइड्स का मीनिंग पता हो सकता है टाइड्स का मीनिंग नहीं पता हो सकता है कुछ लोगों ने टाइड्स का मीनिंग पढ़ा हो और उसका गलत मीनिंग नहीं, उसका गलत मतलब समझ लिया। जैसे बचपन में मैं गलत मतलब समझ गया था टाइड्स का। मैं टाइड्स को वेव्स से कंफ्यूज कर गया था, सी वेव्स से टाइड को कंफ्यूज कर गया था। ठीक है, असली में टाइड्स क्या होते हैं देखो। मान लो ये अपना अर्थ है, ठीक है, ये अपना अर्थ है, और इधर कहीं पे अपना मून है। ठीक है, अब अर्थ के सरफेस के ऊपर पानी है, समुंदर है। समुंदर आइडियली चारों तरफ बराबर बराबर हाइट पे होना चाहिए, बट ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ मून क्या होगा? अब मैं ये सिर्फ जो डायग्राम में बना रहा हूँ वो सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, उतना ज्यादा होता नहीं है। बट होगा क्या,
मून को अगर आप अर्थ से कनेक्ट करोगे, मून क्या करेगा, पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस वजह से सी का जो लेवल है वो कुछ इस तरीके से वेरी कर जाएगा, मून की तरफ ज्यादा हो जाएगा, मून से अपोजिट साइड में थोड़ा सा कम हो जाएगा, है ना। इतनी ज्यादा वेरिएशन नहीं आता हाइट में, इसे समझाने के लिए। इतना तो पानी है ही नहीं कि अर्थ के ऊपर इतनी हाइट से पानी रहे, इतना तो समुंदर ही नहीं है, ठीक है। बट एक आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्या होता है कि मून की साइड जो पानी है उसका लेवल बढ़ जाता है, उसके अपोजिट साइड पानी का लेवल घट जाता है। क्या होता है, कभी कभार मून के साथ साथ इधर ही सन भी आ जाता है, तो उस वक्त ये लेवल और ज्यादा बढ़ जाता है। और कभी कभार क्या होता है, सन और मून अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो उस केस में लेवल थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। अब देखो, मून लगातार अर्थ के अराउंड घूम रहा है, सन लगातार अर्थ लगातार सन के अराउंड घूम रहा है। इसकी वजह से पानी का जो लेवल है वो कभी यहाँ पे हाई होगा, कभी यहाँ पे हाई होगा, कभी यहाँ पे हाई होगा। मतलब एक लोकेशन पे पानी का लेवल, समुद्र का जो लेवल है वो ऊपर नीचे होता रहेगा, कभी ज्यादा रहेगा, कभी कम रहेगा एक लोकेशन पे सी लेवल, ठीक है। यही हाइट में डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, टाइड्स कहते हैं। यही इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, टाइड्स कहते हैं, ठीक है। अब समझो बेसिकली मून जो है पानी को बहुत ज्यादा हाइट तक खींचता है, फिर उल्टी तरफ जाके इस पानी को गिरने के लिए छोड़ देता है। तो पानी का लेवल लगातार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, बहुत टाइम में हो रहा है, स्लो प्रोसेस है। बट पानी एक बार ज्यादा हाइट तक जाता है, फिर वापस नीचे आता है, फिर हाइट तक जाता है, फिर वापस नीचे आता है। मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे एनर्जी कुछ ना कुछ एनर्जी तो यहाँ पे समुद्र को, पूरे के पूरे समुद्र को उठाने और वापस रखने में खर्च हो रही है। हम इस एनर्जी को यूज करना चाहते हैं, हम इस एनर्जी को यूज करना चाहते हैं। अगर आप कभी क्या नाम है, समुद्र या क्या नाम है, बीच वगैरह पे जाओ, कभी खेल वेल रहे हो समुद्र के अंदर घुस के, तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कभी कभार क्या होता है ना कि आप जिस गए बीच पर जाके, आप मान लीजिए समुद्र के अंदर उतर के थोड़ा सा खेल रहे हो, घुटने के लेवल तक पानी है, आप खेल रहे हो, खेलते खेलते 1-2 घंटा हो गया, पहले लो टाइड थी, 1-2 घंटे में हाई टाइड आ गई, तो पानी का लेवल राइज करके जहां पे आप खड़े थे उसी लोकेशन पे पहले आपके घुटने तक था, पानी का लेवल राइज करके आपके नेक तक आ सकता है। अगर आप उस वक्त नहीं संभले तो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए वहां पर बहुत जरूरी है कि आप केयरफुल रहो, क्योंकि समुद्र का जो लेवल है वो ऊपर नीचे होता रहता है, इसको हम टाइड्स कहते हैं, ठीक है। और ऊपर नीचे होने का मतलब ये नहीं कि समुद्र में वेव्स होते रहते हैं। ऊपर हम जब मैंने पढ़ा था ना इसको, तो मेरे को लगा था समुद्र है, क्या होता है कि समुद्र ये मून के खींचने की वजह से पानी अपने आप उछलता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि हमको हमारे टीचर ने सिर्फ इतना बताया था कि पानी का लेवल ऊपर नीचे होता रहता है। तो मुझे लगता अच्छा पानी अपने आप ऊपर नीचे ऐसे ऐसे कूदता रहता होगा, वेव्स जैसा बनता रहता होगा, उसी को हम लोग टाइड्स कहते हैं। ऐसा नहीं है, पानी का लेवल थोड़ा लंबे टाइम के लिए ऊपर नीचे होता है, मतलब दिन में 2 बार ऊपर जाएगा, 2 बार नीचे आएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाई टाइड और लो टाइड। तो अब इसका यूज कैसे करें हम लोग, तो इसका यूज करने का एक तरीका सोचो। मान लो ये समुंदर है, ये ग्राउंड है, ये समुंदर का लेवल है। हमने क्या किया कि यहाँ बीच पर जाके एक दीवार खड़ी कर दी। क्या खड़ी कर दी, दीवार खड़ी कर दी, ठीक है। अभी लो टाइड है, यहाँ दीवार है। फिर क्या हुआ, हाई टाइड आई, पानी का लेवल बढ़ा बढ़ा बढ़ा, और इस लेवल को अगर पानी ने क्रॉस कर लिया तो पानी जो है यहाँ तक पहुंच जाएगा, हाँ या ना। यस अगर इस सर। दीवार की हाइट को क्रॉस कर लिया पानी ने तो पानी इधर पहुंच जाएगा। पानी इधर पहुंच गया तो अब क्या होगा, देखो वापस से जब लो टाइड आई तो ये वाला पानी तो यहीं भरा रह जाएगा ना, यहाँ तक तो, हाँ या ना। यस सर। तो मतलब पानी यहाँ पे हमने ज्यादा हाइट तक कलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक पाइप सा बना के रखेंगे या कुछ ओपनिंग सा बना के रखेंगे, जिससे कि जिसको हम अब ओपन कर देंगे। पहले ये क्लोज था, अब इसको ओपन कर दिया।
पानी इसके थ्रू निकल के इधर आएगा, हाँ या ना? यस सर। आप देखो ये ऑलरेडी एक डैम जैसा स्ट्रक्चर बन चुका है कि नहीं बन चुका है? डैम में भी तो पानी ऐसे ही इकट्ठा होता है ना, फिर उसको नीचे हाँ इधर से सर। पानी लेके आते हैं, इस पानी के फ्लो से टरबाइन घुमाते हैं, उससे सर। एनर्जी बनाते हैं। तो इसको टरबाइन को मूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। हाँ, इसको टरबाइन को मूव करने के लिए यूज कर सकते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन हार्नेस टाइडल एनर्जी, ठीक है? बट अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड इन दिस वे, और हमें बहुत अच्छे मेथड अभी तक पता नहीं है टाइडल एनर्जी को हार्नेस करने का, लेकिन दिस इज वन ऑफ द वेज जिससे हम इसको हार्नेस करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ जगहों पे ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहे हैं, कमर्शियली वायबल हुए, अगर प्रॉफिटेबल नहीं भी है तो कम से कम वायबल होना जरूरी है ना? प्रॉफिटेबल ना भी हो तो कम से कम सस्टेनेबल तो होना चाहिए ना, नहीं तो कौन बनाएगा ये सब, खर्चा कौन करेगा बेकार में, जिस अगर प्रॉफिट ही नहीं हो सकता है तो। दिस इज वन वे दैट वी कैन हार्नेस, विद व्हिच वी कैन हार्नेस टाइडल एनर्जी, ठीक है? इसकी कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है कि पानी के लेवल में हाई टाइड और लो टाइड के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। टरबाइन ऑपरेट कर तो सकते हो बट बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट नहीं हो पाएगी, ठीक है? दूसरा, टाइडल डैम्स बनाने के लिए, इसको टाइडल, उन डैम्स को क्या कहते हैं? टाइडल डैम्स कहते हैं। बहुत ही कम लोकेशंस ऐसी हैं जहां पे हम टाइडल डैम्स बनाकर उस एनर्जी को यूज कर सकते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। नो ओके, सर। नो। नेक्स्ट है वेव एनर्जी। क्या नाम है? वेव एनर्जी। समुद्र की जो वेव्स होती हैं, जो लहरें होती हैं, उसका यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाने की कोशिश करते हैं। बेसिकली आपको अल्टीमेटली सर्कुलर मोशन क्रिएट करना है, रोटेशनल मोशन क्रिएट करना है टरबाइन का, जिससे आप एनर्जी बना सको, है ना? अब इसका हाँ सर। एक तरीका क्या हो सकता है, मैं समझा रहा हूं आपको। इसका एक तरीका ये हो सकता है कि आप, ये समुंदर है, आप यहाँ पर एयर के बॉल्स रख दो, प्लास्टिक बॉल्स रख दो जिसमें एयर भरा हुआ है, इससे एक शाफ्ट कनेक्ट कर दो, जो शाफ्ट यहाँ पर एक टरबाइन से जुड़ा हुआ है, ठीक है? या एक गियर से जुड़ा हुआ है जो अल्टीमेटली जाके टरबाइन से जुड़ा हुआ है। क्या होगा, वेव आएगी, मान लेते हैं ये वेव का ये एक वेव आ रही है, ठीक है? क्योंकि इसमें प्लास्टिक का बॉल है जिसके अंदर एयर भरा हुआ है, ये हमेशा पानी के सरफेस से ऊपर जाने की कोशिश करेगा ड्यू टू हाँ बॉयंट सर। फोर्स। आपने बॉयंट फोर्स अभी तक 9th क्लास में पढ़ा था ना, बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स की यस। वजह से ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो जब वेव आएगी यस तो सर। क्या होगा, इसका मोशन क्या होगा, ये ऊपर जाके नीचे आएगा, राइट, है ना? और हाँ। अगर ये ऊपर जाके नीचे आता है तो क्या करेगा अपने साथ, मान लो यहाँ से जुड़ा हुआ है ये, तो इस पहिए को ये ऐसे घुमाकर ऐसे ला देगा, फिर ऊपर जाके नीचे आएगा, इसको दोबारा घुमाएगा, फिर इसको दोबारा घुमाएगा, और इससे अपना कनेक्टेड है क्या, टरबाइन। टरबाइन घूमेगा, टरबाइन घूमेगा तो उससे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, ठीक है? दिस चलेगा। इज हाउ वी कैन हार्नेस वेव एनर्जी। ये भी जो है वेव एनर्जी हार्नेस करने का जो मेथड है, ये उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि इसको हार्नेस करना थोड़ा मुश्किल काम है। मतलब हमेशा वेव की हाइट सेम नहीं होती है, एक बार ज्यादा आती है, एक बार कम आती है, कभी ज्यादा घूमेगा, कभी कम घूमेगा, कभी वेव्स इतनी फ्रीक्वेंट हो जाती है कि इतना ज्यादा सर हाँ सर तनीषा वेटिंग रूम में वेट कर रही है, उसको एडमिट कर लीजिए। ओके। कभी ये इतना ज्यादा वेव्स आएंगे कि इतना तेज घूमने लगेगा कि डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खराब हो जाएगा, इसलिए वेव एनर्जी का यूज हम लोग अभी भी बहुत लिमिटेड कर पा रहे हैं, अभी भी एक्सपेरिमेंटल फेज में ही माना जाएगा, ठीक है? देन देर इज समथिंग कॉल्ड ओशियन थर्मल एनर्जी। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि इससे आपको सिर्फ थर्मल एनर्जी के बारे में नहीं सीखने को मिलेगा, आपको और भी चीजें सीखने को मिलेंगी पानी के बारे में। आपको मालूम है वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम कब होती है? किस टेम्परेचर पे पानी की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है? 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पानी का डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है। तो आप मुझे बताइए, सी फ्लोर पर जो वाटर होगा उसका टेम्परेचर कितना होगा?
4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे पानी सबसे ज्यादा भारी है उसी टेम्परेचर का पानी सबसे नीचे जाएगा ना। इसलिए सी बेड पे आपको हमेशा ही राउंड द ईयर सेम टेम्परेचर मिलेगा, 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है? देयर आर मेनी लिविंग थिंग्स दैट रिसाइड देयर एंड दे आर लिविंग, और वो जिंदा है सिर्फ और सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस पे। उनका टेम्परेचर चेंज कर दोगे ना वो मर जाएंगे। ठीक है? तो 4 डिग्री सेल्सियस समुद्र के बॉटम पे लगातार रहता है, साल भर रहता है, और ऊपर टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो इस टेम्परेचर डिफरेंस को हम लोग हार्नेस करना चाहते हैं। समझ में आया? हम इस टेम्परेचर डिफरेंस को हार्नेस करना चाहते हैं। कैसे करते हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मेरे ख्याल से आपके सिलेबस में नहीं होगा, और वो इतना कॉम्प्लेक्स तो है कि मैं आपको नहीं पढ़ाना चाहूंगा ये। ठीक है? इस सिलेबस में है क्या आप लोगों के, किसी को मालूम है? आई डोंट थिंक इस सिलेबस में। सर आप अभी कितना हाँ सर है, 90% क्या है। क्या बोल रहे हो? सर स्कूल सर आया है। आप समझा दिखाया उसका है? 90% नहीं। 90% आउट ऑफ सिलेबस है, ये कह रहे हो? नहीं सर, मतलब उतना बारीकी से खाली इंट्रोडक्शन दे दिया बस। हम्म। सर बट स्कूल में पूरा प्रोसेस बताया है, बट मतलब 50% जैसा बताया है। अच्छा, वहां तक बताया स्कूल की एमोनिया वेपर का यूज किया जाता है टरबाइन को रोटेट करने के लिए। हम्म। देखो भाई क्या होता है ना कि क्या होता है बेसिकली, यहाँ ये डायग्राम समझो, इस डायग्राम में सब कुछ दे रखा है। होता क्या है कि हमें इस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए वी नीड अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ मिनिमम अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस। आपके यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस लिखा है, उसको इग्नोर करो, करीब करीब 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए होता है। यही 200 डिग्री सेल्सियस देख के कंफ्यूज हो गया था कि आगे क्या बोल रही है किताब। 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 200 डिग्री सेल्सियस की जरूरत नहीं है। 200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस कैसे करोगे? पानी बॉयल हो जाएगा इतने में, या तो फ्रीज हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा, है ना? क्या होता है, हम लोग जो ऊपर वाला जो पानी है उसका यूज करके एक सब्सटेंस को वेपराइज करते हैं हाई प्रेशर पे। ठीक है? वो सब्सटेंस यहाँ पर वेपराइज होके जाता है, टरबाइन को घुमाता है और वापस इधर आ जाता है। ठीक है? यहाँ आके हम लोग यहाँ पे ठंडा वाला पानी डाल देते हैं, नीचे वाला पानी डाल देते हैं, जिससे कि वो ठंडा हो जाए और कंडेंस हो जाए, है ना? हाँ फिर सर। उसको पंप के थ्रू इधर डाल देते हैं। ठीक? तो ये जो जो भी सब्सटेंस था जो 5 डिग्री सेल्सियस पे कंडेंस हो जाता है और 20 डिग्री सेल्सियस या 15 डिग्री सेल्सियस पे वेपराइज हो जाता है, उसको हम यहाँ यूज कर रहे हैं लगातार। वो लगातार घूमता जा रहा है, टरबाइन घुमाता जा रहा है। इसके लिए जनरली हम लोग दो चीजें यूज करते हैं, एक तो लिक्विड टाइप अमोनिया होता है और दूसरा होता है सीएफसी। सीएफसी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। हाँ सर। तो उन दोनों में से कोई भी चीज आप यूज कर लो। हायर लेवल, हायर टेम्परेचर पे उसको हम लोग क्या किए, वेपराइज किए, हाई प्रेशर पे वेपराइज करके उसको यहाँ से फेंके तो टरबाइन को घुमाया उसने, टरबाइन को घुमाते हुए इधर आया। यहाँ हम लोगों ने उसे ठंडे पानी से कांटेक्ट में लाके ठंडा कर दिया, वो ठंडा होके नीचे आया, उसको हमने पंप से वापस इधर भेज दिया। ठीक है? और ओवरऑल हमने देखा कि हम एनर्जी के गेन में है, नेट एनर्जी हमें प्रॉफिटेबल दिख रही है, इसलिए हम इस चीज को लगातार यूज करते रहते हैं। मेन फंडा क्या है इसमें कि पानी 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, डेंस होता है, इसलिए नीचे का टेम्परेचर कम होता है, ऊपर का टेम्परेचर ज्यादा होता है। ठीक है? हाँ सर। इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि रिन्यूएबल है, पोल्यूशन फ्री है, और लगातार कंटिन्यूअसली साल भर 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन यूज कर सकते हो, है ना?
समझ में आई बात? ओके, नेक्स्ट है Yes, अपना sir. जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी में क्या है आपको पता है, हमारे अर्थ के नीचे बहुत सारी एनर्जी रखी हुई है, लावा रखा हुआ है गरम गरम, उसका यूज करके हम लोग कुछ भी बना सकते हैं, है ना? मतलब उसका यूज करके हम लोग एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, अपने एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते बट एनर्जी को सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. समझ में आया? अब Yes, sir. क्या होता है उसमें भी कि दिस इज, सबसे पहले तो दिस इज वन ऑफ द फ्यू सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सन से नहीं मिलता। ठीक है, क्या होगा, हम लोग बेसिकली इससे स्टीम इंजन बनाएंगे। क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, ये स्टीम इंजन बना रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एयर को सर्कुलेट करा रहे हैं या स्टीम को सर्कुलेट करा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस जो अपना हीट का सोर्स है, जो जहाँ पे हॉटस्पॉट बने हुए हैं, जहाँ पे गर्म लावा रखा हुआ है नीचे, वो उससे इसको कनेक्ट कर दिया तो क्या हुआ, ये गर्म हुआ, यहाँ पे स्टीम, स्टीम गर्म होकर ऊपर उठा, इस टरबाइन को घुमाया, वापस नीचे आया, यहाँ ठंडा, इस रास्ते में ठंडा कर दिया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, लगातार हम इससे टरबाइन घुमा सकते हैं। ज्यादा काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है? क्योंकि ये जो तरीका है ना, ज्यादा सक्सेस हुआ नहीं। ठीक है, क्यों सक्सेस नहीं हुआ? क्योंकि यार जो थर्मल स्पॉट्स जो होते हैं ना, सॉरी जो हॉट स्पॉट्स होते हैं ना, उसकी लोकेशन लगातार चेंज हो सकती है। आप कितनी बार पाइप डालोगे अंदर, है ना? दूसरा, हर जगह अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, इसमें फायदे क्या होते हैं, ये इकोनॉमिकल है, पोल्यूशन फ्री है, लगातार इसका यूज किया जा सकता है, 24 घंटे दिन में बनाया जा सकता है। बट नुकसान क्या है, हमेशा हर जगह अवेलेबल नहीं है, अर्थ के अंदर बहुत डीप तक ड्रिलिंग करनी पड़ती है, जिसमें थोड़ा खर्चा हो जाता है, नॉइज क्रिएट होता है, और सिंगल बोर से काम नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि लाइफ लिमिटेड है। जिस लोकेशन पे आपने ड्रिल किया वहां का लावा खत्म हो गया, कहानी खत्म, अब दूसरी जगह ड्रिल करो। ठीक है, तो मल्टीपल बोर्स बनाने पड़ते हैं, टाइम पे जो लाइफ है इसकी काफी छोटी है। ठीक है, ठीक है सर। इंडिया में बहुत ज्यादा नहीं है, पर न्यूजीलैंड और यूएसए में थोड़ा बहुत यूज हो रहा है। इंडिया में एक एमपी में बनाया, एक हिमाचल प्रदेश में बनाया, बट मेरे को नहीं लगता उतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ या कमर्शियली वायबल हुआ। ठीक है, अच्छा बनाया नहीं गया, बनाने की बात हो रही है। ओके, बनाया भी नहीं गया। ठीक, चलो नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनर्जी। नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनर्जी। देखो बेटा, आपका टाइम खत्म हो गया, लेकिन आपका शायद अगला एग्जाम तुरंत है। क्या करूं बताओ? सर एग्जाम में नहीं आ रहा है। एग्जाम में नहीं आ रहा है? किसी का नहीं आ रहा? नहीं सर। अरे आप लोगों ने कहा था ये पहले पढ़ा दीजिए सर, ये जनवरी 1 जनवरी को एग्जाम में आ रहा सर है। फिर हटा दिया सर। सर बीआरएस हटा दिया सर। हटा दिए? हाँ सर, बीआरएस हटा दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में लेंगे इसको। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी में, क्योंकि मैं जल्दी नहीं पढ़ाना चाहता, इसमें पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, ठीक है सर। हाँ सर। इसको मैं फास्ट नहीं पढ़ाना चाहता, आराम से पढ़ाऊंगा, एक पूरी क्लास दूंगा, हो सकता है पूरी क्लास में खत्म भी ना हो। सर ये जीआरबी का बुक है सर, क्लास 10 का जीआरबी। हाँ बेटा, जीआरबी का बुक है बेटा। ये बुक बहुत अच्छी है, मतलब मेरे को 10th क्लास में के लिए मैंने जितनी बुक्स देखी हैं उसमें मेरे को सबसे अच्छी बुक यही लगती है। सर पुराना एडिशन है सर। ये थोड़ा पुराना नया एडिशन वाला है, भी नहीं। मैंने इस साल का पिछले साल का एडिशन नहीं खरीदा, ये उसके पिछले साल का एडिशन है। सर सोच ठीक में है, इतना पढ़ना इम्पोर्टेंट है क्या सर? क्या? इतना नहीं दिया है, खाली इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। आप जितना डिसएडवांटेज और एडवांटेज बोल रहे उतना सब नहीं लिखा हुआ है बुक में। अच्छा, अभी करंट, अभी नए वाले उसमें? यस मैम, एनसीईआरटी वाले बुक में। अच्छा, एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा है बेटा, लेकिन एनसीईआरटी में ज्यादा है सर, डिसएडवांटेज एडवांटेज। ज्यादा है। हाँ सर। अच्छा, हाँ सर, ठीक है, एनसीईआरटी में ज्यादा है सर। ठीक है बेटा, जो भी है, मतलब मेरे को ये वाला जो एडिशन है जीआरबी का, वो मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब मेरे को बेस्ट लगा है जो भी मैंने 10th क्लास की बुक देखी है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज वगैरह मुझे अच्छी लगती है, तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ इसको। मुझे नहीं मालूम करंट एडिशन में क्या हुआ, मैंने करंट एडिशन देखा नहीं है इसका, थोड़ा पुराना एडिशन है, शायद 1-2 साल पुराना एडिशन है,
कब का है ये? लिखते भी तो नहीं ना ये लोग कब का है। ये तो बहुत पुराना है, 2014-15 का है। अच्छा, तो पिछले साल वाला कहाँ गया? हाँ, पिछले साल वाला आपके अरविंद सर ले गए, मेरे को पुराने एडिशन से पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, चलो। तो अभी तक कोई दिक्कत है फिजिक्स में आप लोगों को? दिक्कत नहीं है? ओके बेटा, ठीक है नो फिर। सर। इलेक्ट्रिक ठीक है, करंट का अगर तो भेज एक बार ये चैप्टर खत्म हो उसके बाद हम लोग डाउट क्लासेस रखेंगे थोड़ी बहुत, है ना? ओके या पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट खत्म करेंगे? ठीक है। चलो ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। अभी के लिए बाय बाय। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बेटा। गुड आफ्टरनून। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बेटा। Thank you, sir.